एक मुलाकात कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की नौकरशाही की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान मुख्य सचिव आलोक रंजन जी। आलोक जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 2 साल पूरे हो गए, इसके लिए भी आपको बधाई। के न्यूज धन्यवाद। आप सबसे बड़ी जो बात की जाती है कि मुख्य सचिव, ये जो आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस हैं, और जो जनता के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, मुख्य चाहे वो मुख्यमंत्री हो, अक्सर दोनों में क्लैश रहता है कि आईएएस अधिकारी काम में अड़ंगे लगाते हैं। लेकिन पहली बार हमने देखा कि आपने एक लोगों के लिए 1 घंटे का टाइम निकाल के रखा है। लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं और आप उनके काम कराते हैं। ये कैसे संभव पाता है? नहीं, देखिए, पब्लिक की जो शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनको सुनना तो हर अधिकारी, जो आईएएस अधिकारी हो, जो बड़े से बड़े पद पे हो, उसको सुनने के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि तभी उसको पता चलता है कि कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या किसका दुख सुख क्या है। इसलिए मैं तो स्वयं 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक पब्लिक के लोगों से रोज मिलता हूँ, और मैंने यही निर्देश अपने सभी प्रमुख सचिवों को भी दिए हैं और जिले स्तर के अधिकारियों को दिए हैं। और मुझे खुशी है कि काफी लोगों ने अब पब्लिक से काफी अच्छी तरीके से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को निदान कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन तभी लोगों की समस्याओं को हल कर पाएगा जब उनकी बात को सुने, वास्तव में सुनाई हो, और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ जो है उनकी समस्याओं का निदान करें। लेकिन ये इतनी हेक्टिक शेड्यूल में आप लोग 1 घंटा कैसे निकाल पाते हैं जनता की बातें सुनने के लिए? देखिए, समय तो उसका होता है कि उसका आपका प्रबंधन करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो उसमें आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जैसे अगर पब्लिक के लिए 1 घंटा निकालना भी आपकी प्राथमिकता है, तो फिर आप समय उस हिसाब से निकाल लेते हैं। हमने एक टाइम फिक्स कर रखा है, उस समय ना मैं कोई मीटिंग फिक्स करता हूं, ना अधिकारियों से मीट फिक्स करता हूं, ना कोई चीज उस समय लगाता हूं, जिससे वो समय केवल पब्लिक के लिए रहे। लेकिन ये कैसे संभव? क्योंकि आप तक पहुंचना तो अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़े अधिकारी तक आप तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आम आदमी आप तक कैसे पहुंच पाएगा? पास बनवाने में 2 घंटे लगते थे, और उसके बाद आप तक पहुंचना है कि मैं 3:30 से 4:30 का जो समय है, उस दौरान मैंने पास ऑफिस को निर्देश दे दिए कि हमारे यहाँ से जो मिलने आए उनके लिए पास जो है बनाने की कोई वो नहीं कि उनको फोन करके पूछना पड़े यहाँ पे, और जो आए उसका पास बन जाता है। ये एक अपने आप में बहुत शानदार काम है, क्योंकि अक्सर नौकरशाही के बारे में यही कहा जाता है कि वो टांग अड़ाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं बशर्ते काम करने के। नहीं, मैं समझता हूँ नौकरशाही को तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है। जन समस्याओं का निवारण तभी होगा जब उनको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखा जाए। आपके 2 साल तक पूरे हो गए, क्या 2 साल कितना क्या उपलब्धियां रही आपकी? देखिए, बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी विकास की योजनाओं में। मैं मुख्य रूप से तो ये कहना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक युवा मुख्यमंत्री जी हैं, और उनकी बहुत ही अच्छी सोच है, डायनामिक सोच है, और उन्होंने एक विजन दिया था मुझे जब से मैंने चार्ज टेक ओवर किया था। तो मैंने कोशिश यही की इन 2 सालों में कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है उसको मैं धरातल पे या जमीन पे उतारूं। इसके लिए अधिकारियों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता थी, लीडरशिप नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता थी, समयबद्ध तरीके से योजनाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता थी। वो सब मैंने करा, जिसका परिणाम ये रहा कि आज लखनऊ मेट्रो हो, चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हो, चाहे टी हो, चाहे कैंसर अस्पताल हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, चाहे जेपीएन सेंटर हो, चाहे ऐसी तमाम परियोजनाएं जो हो वो अब बिल्कुल समय से पूर्ण हो रही हैं, और सितंबर अक्टूबर 2016 तक अधिकांश इन परियोजनाओं जो हैं वो पूरी होकर तैयार हो जाएंगी। आपने दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो लखनऊ मेट्रो है वो बहुत ही कम समय में शुरू करने का आपने वादा किया था, क्या है स्थिति इस समय? जी, हम बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में काम हो रहा है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक हुई थी, इसमें कुछ लोग बाहर से भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड है, इतनी तेजी से कोई भी मेट्रो आज तक नहीं तैयार हुई है जितने में लखनऊ मेट्रो हो रही है। और हमें उम्मीद है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में हम इसमें पूरी ट्रेन जो है एक बार ट्रायल रन के लिए चलाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ के अलावा भी कानपुर और बनारस में भी चलने की बात आ रही थी, वो कह रहे थे कि क्या सेंटर से इसमें कोई रुकावट आ रही है कि? हमारे यहाँ कानपुर की मेट्रो का डीपीआर हमने तैयार करा के भारत सरकार को भेज दिया है, कैबिनेट से पास करके। भारत सरकार से 2 स्तर पर बैठक भी हो गई है, उनके सचिव से मेरी भी बातचीत हो गई है। अब उनकी सैद्धांतिक सहमति जैसे हमें मिल जाएगी वैसे ही हम काम शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने प्रारंभिक सारी कार्रवाई पूर्ण कर ली है और बहुत ही जल्दी हम काम शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार वाराणसी की मेट्रो का भी आज डीपीआर जो है वो कैबिनेट ने पास कर दिया है, इसको भारत सरकार को सैद्धांतिक समिति के लिए तत्काल भेज रहे हैं। बिल्कुल। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आपने वादा किया था कि अब बहुत काम करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया था कि काफी काम होगा और 18 घंटे से 22 घंटे तक बिजली मिलेगी। एक बार फिर से गर्मी आ गई और लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप अगर देखिए तो दिक्कतें बहुत कम है इतनी गर्मी के बावजूद भी। इस बार तो इतनी गर्मी हुई कि जो पिछले साल जहां 250 से 260 या 270 मिलियन यूनिट की पीक डिमांड होती थी, इस बार वो 325 से 330 मिलियन यूनिट तक चली गई। लेकिन फिर भी हमने उसको मीट किया,
फिर भी मीट किया, इतनी हमने प्रबंध कर रखा था बिजली का, और आपने देखा कोई हाहाकार ऐसा बिजली का नहीं मचा। और हम लोगों ने इंश्योर करा दिया कि व्यवस्था है बिजली की, जो हमने पहले कहा था कि अक्टूबर 16 तक हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 से लेकर 24 घंटे के बीच में हम बिजली उपलब्ध करा देंगे। ये स्थिति हमारी बिल्कुल, उसका भी मॉनिटरिंग हमने बड़ी बिल्कुल एक एक चीज की, और मैं पूरा उम्मीद है कि समय से ये काम हमारा पूरा हो जाएगा। एक दूसरी चीज जानना चाहेंगे सर, ये क्या तत्कालिक व्यवस्था है या कुछ परमानेंट व्यवस्था आप कर रहे हैं? नहीं, दोनों कर रहे हैं। बिजली में हम कुछ तो जनरेशन हमने यूनिट्स भी बढ़ाए हैं, अपने ट्रांसमिशन बड़ी कमजोरी थी, तो तमाम हम लोगों ने बजट से बल्कि 10,000 करोड़ के ऊपर धनराशि ट्रांसमिशन सेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, और उसकी वजह से जो है ट्रांसमिशन सेक्टर में नए नए सबस्टेशन 440 किलोवाट के, 132 किलोवाट के, ये सब जगह जहां जरूरत थी वहां पर तैयार कर दिए गए। तो ये मैं कहना ही चाह रहा हूं कि ये सारी व्यवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की थी वो हम लोगों ने इसमें करी, तभी ये परमानेंट और सस्टेनेबल व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं इतनी बिजली खाली कुछ दिन के लिए कहीं से ले ली और वो कर दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये परमानेंट व्यवस्था। चलिए, और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले आगे भी इससे हमें लाभ मिलता रहेगा, आगे लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन अभी कानपुर में जब बात करें, हालांकि छोटी सी बात है कि पिछले दिनों 36 घंटे तक लगातार बिजली नहीं आई। ये कहीं से एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहा होगा जहां ब्रेकडाउन हो गया होगा। देखिए, ब्रेकडाउन तो कभी भी हो सकता है जब ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन उस ब्रेकडाउन को भी जल्दी अटेंड होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि इतनी देर लगनी चाहिए, वो भी एक गंभीर बात है, इसको जल्दी अटेंड होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिए, कोई भी शहर देखिए या गांव भी देखिए या तहसील मुख्यालय देखिए, सब जगह औसतन जो बिजली आ रही है वो पहले के मुकाबले कहीं बेहतर आ रही है। पहले प्रदर्शन जो उस तरह से हो रहे थे, आज प्रदर्शन नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक है, बिजली की व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या आपको सफलता हाथ लगी अब तक? देखिए, बिजली के एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बात करी आपसे, साथ ही साथ सड़कों के निर्माण में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे है 302 किलोमीटर का, जो भी बिल्कुल समय से पहले पूर्व हम लोग कर रहे हैं। 22 महीने में अक्टूबर 16 तक पूरा कर देंगे। ये रहा हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। 50 मुख्यालयों को हमने 4 लेन रोड से जोड़ दिया है। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता की योजना थी 4 लेन रोडवे को, और उन्होंने निर्देश दिए कि इसको तत्काल करना है। हम लोगों ने वो कराया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है पूर्वांचल को जोड़ने की, उसके लिए भी हमने जो है कार्य करना शुरू कर दिया है, और लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू होनी है। तो एक तो रोड्स में हो गया, बाकी सिंचाई में हमने बढ़ाई, सिंचन क्षमता बढ़ाई, पीने के पानी की योजनाओं को लागू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कराया, जिससे कि इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश में बढ़े। ये तमाम काम इस 2 वर्ष में कराए गए। एक बहुत मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी सिटी की, ये आपका, जिसमें सिटी बने जो जिससे कि हमारे जो इंजीनियरिंग के बच्चे वो बाहर ना जाए, यहीं पर पढ़े। नहीं, लोगों को ग्रीन फील्ड सिटी बनाने का, उन्होंने नया शहर बनाने की घोषणा बजट भाषण में की भी थी, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, इसके इर्द गिर्द या लखनऊ के आसपास या लखनऊ नौ कानपुर के रीजन में एक नया ग्रीन फील्ड शहर ही बसाने का पूरा इरादा है, जिसमें पूरी आधुनिक सुविधाएं होंगी। और बाकी बच्चे बाहर पढ़ने न जाएं, उसके लिए तो टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। अधिक से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए हैं, अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेजेस हम लोग खोल रहे हैं। HCL भी शायद यहाँ पर आ गया है। हाँ, HCL आ गया, HCL बिल्कुल आ गया। IT सिटी बन गई। IT सिटी की HCL ने पहले से ट्रेनिंग शुरू करा दी है। IT सिटी की क्या हालत है? बिल्कुल सितंबर 16 तक जो उनका फर्स्ट फेज है प्रोजेक्ट का, जैसा था वो पूरा हो जाएगा। आज भी मैंने मॉनिटरिंग करी है, और उसमें बाकायदा 5000 बच्चों की जो ट्रेनिंग वो कर रहे हैं वो शुरू हो जाएगी, 5000 बच्चों की, और उनको ट्रेनिंग भी होगी और फिर एब्जॉर्प्शन होगा, नौकरी भी मिलेगी, जॉब मिलेगा। आपने एक बहुत अच्छी बात है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे जो कमी नजर आती है वो मॉनिटरिंग की कमी रहती है, क्योंकि योजनाएं तो चालू ऐलान कर दिया जाता है लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार में सबसे ज्यादा एक चीज होती थी हमेशा कि सरकार में योजनाएं घोषित होती हैं, लेकिन वो समय से नहीं पूरी होती है, उनका समय बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से फिर कॉस्ट भी बढ़ जाती है। टाइम ओवररन जहां होता है वहां कॉस्ट ओवररन भी हो जाता है। फिर रिवाइज एस्टिमेट आए, कभी ये होता है कि जो ओरिजिनल एस्टिमेट है उससे मालूम पड़ा कि 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना हो गया। जिस योजना को 2 साल में पूरा होना था, मालूम पड़ा 6-7 साल चलती रही। पर इस बार हमने सुनिश्चित किया कि ऐसा ना होने पाए। बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी आपकी रिवर फ्रंट, जिस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। देखिए, गोमती रिवर फ्रंट पे आप देखेंगे कि ऐतिहासिक काम हो रहा है। मैं समझता नहीं हूं कि ऐसा रिवर फ्रंट कहीं भी विकसित हुआ होगा। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी सोच थी कि ऐसा रिवर फ्रंट डेवलप किया जाए, और उनकी सोच के मुताबिक ही हम लोग पूरा वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, ग्रीनरी, पार्क इत्यादि सब रिवर के किनारे जो है विकसित कर रहे हैं। लाइटिंग कराना, वो सब कराना, क्या देखिएगा अद्भुत हो जाएगा। फाउंटेन्स वगैरह भी वहां लगाए जाएंगे, बोटिंग की व्यवस्था भी हो रही है। इसी तरीके से वृंदावन में, इसी तरीके से बनारस में, वरुणा में भी हम लोग इन प्रोजेक्ट्स को टेकअप कर रहे हैं। एक जोन बनाया गया था, जैसे कहते हैं हेरिटेज जोन बनाया गया था, उसकी क्या स्थिति है? कैसरबाग को, और हेरिटेज जोन आपका ये कैसरबाग और ओल्ड लखनऊ का जो एरिया है, इसको विकसित करने की परियोजनाएं तमाम उसको टेकअप की, और उसमें काफी अच्छा काम चल रहा है। रोड की वाइडनिंग,
ट्रांसफार्मर केबल्स को वो स्टेशन की शिफ्टिंग तथा साथ ही साथ वो लाइटिंग की व्यवस्था, जैसे भूमि दरवाजा की लाइटिंग की गई है और भी की गई है, पार्क इत्यादि का विकसित करना, ये सब तमाम काम जो है काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं और शीघ्र ही ये पूरे होने वाले हैं, वो तैयार है। एक सबसे जो बड़ी समस्या आती है ना कि योजनाएं बन जाती हैं, पेपर पर आ जाती हैं, लेकिन धरातल पर खरी नहीं उतरती। इस बार थोड़ी बहुत योजनाएं दिखाई दे रही हैं। मैं कह रहा हूँ मुख्य रूप से थोड़ी बहुत नहीं, अधिकांश योजनाओं को हम लोगों ने उतार दिया जी। इसका क्या सर, आप स्थलीय वो भी करते हैं? हाँ, मैं स्थलीय जाता हूँ, मौके पर निरीक्षण भी करता हूँ और मैंने सभी अपने प्रमुख सचिव और सभी जो डिपार्टमेंट्स को भी निर्देश दिए हैं वो भी मौके पे जाएं, वो परियोजनाओं का निरीक्षण करते हैं, गांव-गांव जाके समस्या भी सुनते हैं। तो ये सबको मोबाइल कर दिया मैंने, डीएम्स हो, कमिश्नर्स हो, इन सबको, कि ये खाली दफ्तर में न बैठे, फील्ड में निकलें और फील्ड में निकल के कार्यों की समीक्षा करें। सर, आपने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं गिनाई। एक जो सबसे लाभकारी योजना है जिससे लोगों को सीधे लाभ मिलता है, पेंशन योजना। आपने दावा किया कि 1 करोड़ लोगों तक आपकी विभिन्न योजनाओं में पेंशन पहुंच रही है, ये कैसे संभव है? 1 करोड़ से ऊपर है बल्कि संख्या, जैसे पेंशन सीधे हम उनके बैंक अकाउंट में उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जो है भेज रहे हैं तत्काल। इसमें जो गड़बड़ियां होती थी वो सब रुक गई हैं। 35 लाख समाजवादी पेंशन वाले हैं, बाकी वृद्धावस्था पेंशन और विडो पेंशन, विकलांग पेंशन, इस सबको मिला के 1 करोड़ के ऊपर संख्या है और ये बड़ी भारी उपलब्धि है कि पूरी पेंशन जो है हम समय से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जहां पहले इसमें तमाम धांधली का आरोप जो है वो हमेशा लगा करता था। लखनऊ में जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको पार्क बनाने की एक बड़ी अच्छी प्रतिस्पर्धा है। पिछली सरकार थी तो उन्होंने एक बढ़िया पार्क बनाया था, आपकी सरकार ने भी एक बढ़िया जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया है। क्या है सर इसका पूरा काम? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा विजन पार्क और एनवायरनमेंट के बारे में रहा है। वो चाहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, तो उनकी एनवायरनमेंट में बड़ी सोच है और वो चाहते हैं कि पार्क अधिक से अच्छे से विकसित किए जाएं। तो जनेश्वर मिश्र पार्क उनकी सोच का ही वो है परिणाम, जो एशिया का सबसे बड़े पार्कों में से एक है और उसका जो विकास हो रहा है आप खुद में देख सकते हैं। उसकी हरियाली, उसकी वॉकिंग ट्रैक, उसके जॉगिंग ट्रैक, उसके वृक्षों को किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं चुन चुन के उसको लगवाया कि ऐसे वृक्ष लगे जो फलदार हों, छायादार हों, जो ऑर्नामेंटल हों। ये सब चीजों को देखते हुए बोटिंग की फैसिलिटी तमाम हो गया। तो आज एक ऐसा पार्क है कि मुझे किसी ने अभी हाल में बताया कि अभी भी यह हाल है कि सैटरडे संडे को वहां 1 लाख व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से वहां जा रहा है पार्क में। शानदार पेड़ लगाए, तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है जनेश्वर मिश्रा पार्क का और इसी प्रकार अन्य जगह भी पार्कों को विकास जो है वो हम लोग कर रहे हैं। वादा किया था सरकार ने कि लाखों लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नहीं रोजगार दिया जाएगा तो रोजगार भत्ता दिया जाएगा, क्या स्थिति है? नहीं, रोजगार भत्ता 1 वर्ष तक तो दिया गया, लेकिन उसके बाद ये रहा कि रोजगार उपलब्धि में ज्यादा जोर दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट मिशन बनाया और स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत लोगों के रजिस्ट्रेशन कराया। तो उसमें 40 लाख के ऊपर नवयुवक और युवतियों ने रजिस्टर किया। उसमें इस समय ये पोजीशन है कि हम 3 लाख लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं और ट्रेनिंग पाने के बाद उनको नौकरी मिलेगी। इसको बढ़ा के इस वर्ष में इसको 5 लाख पे ले आएंगे और आगे इसको और निरंतर प्रक्रिया है कि हम बढ़ाते रहेंगे। इसके साथ ही जो है रोजगार परक शिक्षा को हमने पूरा जोर दिया, चाहे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, चाहे हमारे यूनिवर्सिटीज हों, इस सब में इस पर जोर दिया कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कराएं साथ साथ कि उनको रोजगार आसानी से उपलब्ध हो सके। और बाकी जो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पे जोर दे रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, जिससे कि एक स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी डिमांड बढ़े और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो सभी पहलुओं पर हम लोग काम करने की प्रयास करें। आप औद्योगिक उत्पादन आयुक्त भी हैं, उसमें कितनी ये सफलता हाथ लगी? अच्छी सफलता मिली, करीब 82,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट तो आ गया और इसमें मेगा प्रोजेक्ट में भी कई इन्वेस्टमेंट जो है आए, बड़े बड़े जो 500 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट्स भी हैं वो भी हमारे सामने आए। अमूल की जैसे डेयरी का भी बड़ा अच्छा हमारी उपलब्धि रही। 5 लाख लीटर प्रतिदिन की डेयरी लखनऊ में तैयार हो जाएगी अक्टूबर तक, 5 लाख लीटर प्रतिदिन की डेयरी कानपुर में तैयार हो जाएगी अक्टूबर तक, बनारस में भी उतनी ही क्षमता की डेयरी में उत्पादन शुरू हो रहा है। इसके साथ ही प्राइवेट केके मिल्क डेयरी भी एक कानपुर देहात में जो है हमारी वो भी तैयार होकर चालू हो गई 8 लाख लीटर पर डे के हिसाब से। तो तमाम डेयरी सेक्टर में इतना काम हुआ है। इसके साथ ही अन्य सेक्टर में भी, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, अन्य सेक्टर में नए नए उद्योग जो है आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए भी ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का एरिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए हब के रूप में परिवर्तित होकर तैयार हो गया है। नहीं, आपने तो एक अच्छा काम किया, जनता दरबार लगाया, लेकिन सवाल ये कि सर कि जो आज की नौकरशाही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ गई है। राजस्थान में एक अधिकारी पकड़े गए, केंद्र सरकार में जोशी जी को गिरा गया, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, कोई ना कोई कहीं ना ऐसा तो है कि भाई कोई भी सेवा हो या कोई भी वर्ग हो, कहीं ना कहीं कोई लोग अच्छे होते हैं, कोई लोग
नहीं अच्छा काम करते हैं या कमी रह जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो उससे एक जनरल नहीं समझना चाहिए कि नौकरशाही में कमी आ गई। मैं समझता हूँ अभी भी 90% ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहे हैं। कुछ परसेंटेज ऐसे हो सकते हैं जो नहीं कर रहे हैं उतना, उनको देखना चाहिए और वही दंड के लायक है तो उनको दंड मिलना चाहिए, नहीं तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन बाकी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता जरूर है कि वो अच्छे रिजल्ट दें और उनको सही पनिशमेंट एंड रिवार्ड दोनों चीज चलना चाहिए। सही नेतृत्व मिले तो जरूर अच्छा काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ में यूपी की हम बात करें तो यूपी में भी कुछ आईएएस कुछ जेल जा चुके हैं और कुछ जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक आपके कैडर के लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात है? जरूर दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कोई भी एक भी केस होता है तो हम इसमें दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। लेकिन हमारी उम्मीद है कि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इस प्रकार के केस ना हो और जो लोग हैं वो ईमानदारी से और मेहनत से काम करें। आपके ऊपर भी कुछ वो लगे थे सर, आप लखीमपुर गए थे टाइगर रिजर्व में, तो आरोप लगा कि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। नहीं, कहाँ आरोप लगा? कोई आरोप नहीं लगा। मैं तो गया वहां, मैंने पूरी मीटिंग करी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। तो मीटिंग में जाऊंगा तो मैं जाऊंगा ही, क्यों नहीं जाऊंगा? हाँ, ये कौन आरोप लगा देगा? किस बात का आरोप? कुछ सोशल मीडिया में जो अवांछनीय तत्व आ गए सर, उन्होंने बेकार की बात करते हैं। जैसे लखीमपुर आखिर उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? हाँ, उत्तर प्रदेश में जाऊंगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैंने पूरी समीक्षा करी वहाँ, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की, कतनिया घाट की, दुधवा नेशनल पार्क की, तमाम उनकी परियोजनाओं की चर्चा हुई। फिर वहां बैठ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठ के पूरे जिले के विकास की तमाम योजनाओं की चर्चा हुई। अच्छा, आइंदा अब आपकी क्या आगे क्या योजना है? सरकार की क्या योजना है, क्या आप करना चाह रहे हैं? देखिए, आगे तो एक तो बिजली का मैंने बता ही दिया, काम हो ही रहा है। तमाम इन परियोजनाओं को अब तो पूरा करना है। देखिए, ये सितंबर अक्टूबर तक तमाम परियोजनाओं को हमें समय से पूरा करना है। ये इसमें पूरा हम लोग जोर लगाए हुए हैं और इसी मेहनत करें। अगर ये योजनाएं धरातल पर खरी नहीं उतरती तो आप क्या करेंगे? नहीं, उतरेंगी, मॉनिटरिंग हो रही है, सब टाइम पे हो रही है, होगी। मतलब हम नहीं समझते कोई कमी, हम ऐसा कोई लूप होल छोड़ रहे हैं कि इन योजनाओं में कमी रह जाएगी। बिल्कुल होगी और विकास का जो है असर पब्लिक को दिखाई पड़ेगा। आपने लखनऊ में औद्योगिक एक वो सम्मेलन किया था, फिर आगरा में भी किया। आपने बताया कि करीब 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में आ चुका है। हाँ, आ गया। तो क्या कौन कौन से सेक्टर में, किस सीमेंट इंडस्ट्री में भी आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी आया है, आईटी सेक्टर में भी आया है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी आया है। इन तमाम सेक्टर्स में आया हुआ है इन्वेस्टमेंट, अच्छा आया हुआ है, हो रहा है, परिणाम हमको मिल रहा है। लोग आकर्षित हो रहे हैं यूपी की तरफ। हमारी औद्योगिक विकास नीति को देखते हुए, हमारी खाद्य प्रसंस्करण नीति को देखते हुए, तमाम नीति को देखते लोग आकर्षित हो रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है कैंसर की समस्या, जिससे लोग वर्ल्ड की जो हमारी वो आ रही है, डाटा आ रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है कि ज्यादातर महिलाओं में और लोगों में कैंसर हो रहे हैं, कैंसर के वो पाए जा रहे हैं। इसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्टेब्लिश किया जाएगा। क्या कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत तेजी से बन रहा है। 900 करोड़ के ऊपर के करीब उसका एस्टिमेट है और बहुत तेजी से बन रहा है। हमारा लक्ष्य था कि अक्टूबर तक हम इसमें ओपीडी शुरू करा देंगे। हम समझते हैं अपने लक्ष्य की पूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ओपीडी हमारी अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या प्रगति, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या? क्योंकि ज्यादातर उसमें हॉस्पिटल तो है, अभी कर्मचारी भी हैं, लेकिन कई जगह बहुत ही खराब हालत में दिखाई देते हैं। तो उसको सुधारने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को तो प्रायोरिटी दी जा रही है, पूरी प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं कि वहाँ की सफाई की व्यवस्था, वहाँ सब में दवाई उपलब्ध कराना, एक एक का गैप एनालिसिस की गई है। कौन कौन सा इक्विपमेंट नहीं है, कहाँ एक्सरे नहीं है, कहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं है, और उसको हमने प्रबंध करके भिजवाया है। और अधिकांश डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट जो है वो पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की कमी जरूर एक चीज रही और नर्सेस की, उसको भी पूरा करने का पूरा इधर प्रयास कर रहे हैं और आगे इसकी कमी भी हम पूर्ति कर देंगे। तो मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपने आप में एक ऐसा चीज हो जाएगी जो अच्छी स्वास्थ्य की फैसिलिटी किसी भी नागरिक को जिले अस्पताल में मिल जाएगी। नहीं, इधर मेडिकल कॉलेज में भी काफी नए डिपार्टमेंट, ट्रॉमा सेंटर खोले गए हैं और भी जगह ट्रॉमा सेंटर खोले गए हैं, कई नए मेडिकल कॉलेज भी खोले गए। तो क्या लगता है जो डॉक्टरों की कमी थी वो अब पूरी? नहीं, मेडिकल कॉलेज तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्तमान शासन में बहुत मेडिकल कॉलेज खोले गए और सीटें जो है मेडिकल कॉलेज की प्रति वर्ष जो पहले 1100 हुआ करती थी वो बढ़ के 1650 हो गई। तो 550 सीट इसी 3-4 साल के अंदर अंदर जो है वो नए मेडिकल कॉलेज जो खोले गए उसके माध्यम से बढ़ गई। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि और आगे भी और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टरों के न रहने से लोगों को काफी दूर जाना बड़ी समस्या है, इसको दूर करने के लिए पूरा हम लोग इसमें चौकन्ने होकर काम कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या जो लगातार लोग आते रहे हैं, शिक्षा मित्रों की बहुत समस्या है। शिक्षा क्योंकि टीचर रहते नहीं है तो उनको पढ़ाए कौन, इसलिए आप लोगों ने शिक्षा मित्र अपॉइंट किए थे। 1 लाख करीब 1.25 लाख शिक्षा मित्रों को अपॉइंट करना था, तो
कई बार हाई कोर्ट का भी दिक्कत रही है, कोर्ट की भी दिक्कत रही है, कोर्ट में केस चले गए। अभी क्या वर्तमान में क्या स्थिति है? शिक्षा मित्रों को हम लोग जैसे माननीय न्यायालय के आदेश हैं उसके अनुरूप जो है कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप ही हम लोग कार्रवाई होगी इसमें। एक बुनियादी जो हमारी वो है शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा अगर सही से बच्चों को मिल जाए तो वो तरक्की कर सकता है, लेकिन वादे बहुत किए गए सर इसमें कि पिछली सरकार में भी, पिछली से पिछली सरकार में भी वादे किए गए, वर्तमान सरकार में भी वादे किए गए कि बच्चों को खाना भी मिले, गर्म खाना मिले, वर्दी भी मिले और सारी चीजें, तेल भी हो, उनका कंघा भी हो, सब चीज हो, लेकिन वो स्तर उनका उठता नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको? थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है शिक्षा में, जो बुनियादी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में हमने जोर दिया है काफी उसकी गुणवत्ता के सुधार करने में। एक तो ये मैंने पाया था कि इम्तिहान नहीं हो रहे थे जिससे उसकी गुणवत्ता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, तो हमने इम्तिहान कराने के लिए भी जो है इस बार शुरू कर दिया और अब इम्तिहान होने शुरू हुए कक्षा 5 के, कक्षा 8 के, जिससे ये पता चले कि आखिर बच्चे ने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है और एक तरीके का मूल्यांकन शिक्षकों को भी हो सके भाई आपने क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है। तो ये भी शुरू किया। फिर समय से किताबों को उपलब्ध कराना, अच्छी क्वालिटी की किताबें उपलब्ध कराना, अच्छी तरीके का सिलेबस को बनाना, फ्री टेक्स्ट बुक्स यूनिफॉर्म देना, फ्री मिड डे मील देना, ये सब तमाम योजनाएं हैं जो प्राथमिक विद्यालयों को सुधार के लिए कर रहे हैं। और उनकी बिल्डिंग्स में भी ये देखिए शौचालय की व्यवस्था, हैंडपंप की व्यवस्था, अतिरिक्त कक्षों की व्यवस्था, ये सब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने कराया। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी गए थे एक स्कूल में, उन्होंने जब बच्चे से पूछा कि उनका नाम क्या है तो वो नाम तक नहीं बता पाया था, पढ़ा भी नहीं बता पाया था। तो वही है सबसे बड़ी समस्या है हमारी कि बच्चों के लर्निंग लेवल्स जो हैं अभी उस लेवल पे नहीं है जिसमें होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में कोई कमी तो है, इसलिए उसको दूर करने पे हमने पूरा फोकस दिया। हमने तो ये भी कह दिया कि अब जो भी इंस्पेक्शन होगा स्कूल का, वो खाली पहले इंस्पेक्शन होता था कि बिल्डिंग कैसी है, टीचर उपस्थित है कि नहीं, ये क्या है कि ब्लैक बोर्ड है कि नहीं है। हमने कहा नहीं, अब इस बार अब पूरा फॉर्मेट बना दिया है कि वो बच्चों से पूछें, एक टेस्ट लें और देखें कि वाकई उनकी कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है। ये इंस्पेक्शन में मुख्य रूप से निकल के आना चाहिए। मतलब क्वालिटी अब मेन इशू बन गया है। क्वालिटी पूछी जाएगी, क्वालिटी का इंस्पेक्शन होगा और क्वालिटी पे जोर दिया जाएगा, तो इससे सुधार आएगा। एक कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अधिकारियों के और मंत्रियों के बच्चे भी बेसिक स्कूल, जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ें, तभी उसका शिक्षा में का स्तर बढ़ सकता है। यानी पूरा जोर दिया जा रहा है बेसिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और उसमें गुणवत्ता लाने के लिए। ये मैंने बताया पूरी हम लोग नीतियां इसीलिए लागू कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि देखिए सुधार हो रहा है और सुधार परिलक्षित होगा, दिखाई पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज थी, एक सबसे और भी महत्वपूर्ण चीज इसमें ये थी कि जो सरकारी स्कूल थे उस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम हर जगह, कुछ जगह पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, कुछ स्कूल खोले भी गए। क्या सोच है कि जब बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे गांव के तो कुछ स्कूल खोले गए हैं इसमें क्योंकि अंग्रेजी की मांग बहुत है जी। मतलब बच्चों के जो उनके माता पिता हैं सब हैं वो बड़ी मांग करते हैं इस बात की। और वो जो प्राइवेट स्कूल सो कॉल्ड खुल गए हैं जगह जगह, वो यही कह के खुल गए हैं कि हम अंग्रेजी में वो शिक्षा देते हैं। तो इसलिए हमने कुछ प्राथमिक विद्यालयों में भी प्रयोग के रूप में शुरू किया है। इसका रिजल्ट अच्छा है, इसको आगे कर और बढ़ाया जाएगा। एक और हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था, कोर्ट ने आदेश दिया था कि 25% बच्चे जो हैं, 25% बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, लेकिन अभी ज्यादा उसको लागू किया जा रहा है। आरटीई एक्ट का प्रावधान है ये, इसको लागू करने का पूरा प्रयास विभाग कर रहा है। मुख्यमंत्री का ग्राम विकास पे बहुत जोर रहा है, गांव की ओर सरकार जाती हुई दिख रही है, क्या है? बुंदेलखंड में देखिए हम लोगों ने विशेष जोर दिया क्योंकि वहाँ इस बार सूखे की समस्या बड़ी विकट हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं गए कई बार, मैं भी गया और वहाँ के अधिकारियों को बैठक करके और फिर पूरा समाजवादी खाने का पूरा व्यवस्था का पैकेट जिसमें पूरा अनाज और मिल्क पाउडर और घी और तेल सब दिया गया। इसके साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था, इसके साथ ही मनरेगा में रोजगार, ये सब उपलब्ध करा के अब देखेंगे जितना भीषण समस्या थी उसको सब बहुत ही सफलता के तरीके से हम लोगों ने हैंडल किया। तो मुझे याद है पिछली जो सरकार थी उन्होंने यहाँ तक का किया था कि अगर जो आर्टिफिशियल क्लाउड को बस्ट करा करके वहां पर बारिश करा। अभी टेक्निकल चीजें हैं कि आर्टिफिशियल क्लाउड की सीडिंग करने से क्या हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। अभी ये ऐसे इश्यूज हैं कि बहुत ज्यादा अभी प्रयोग में नहीं आ पाए हैं, साइंटिफिक इश्यूज हैं। ऐसे क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप जिससे कि नहीं, अब आगे तो बरसात जहाँ एरिया बरसात पे डिपेंड तो करता ही है और आगे आने वाले वर्ष में बरसात अच्छी होने की भी पूरी संभावना है, 110% होने की संभावना है। आज ही मैंने समीक्षा भी की थी इसकी, तो वो अच्छी पोजीशन है। मेरे ख्याल समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन हम जल संचय करने में पूरा जोर दे रहे हैं। जल संचय के लिए तालाब पोखरे बड़े भारी मात्रा में खोदे जा रहे हैं और अभी बुंदेलखंड के 100 बड़े बड़े तालाब माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे खोदने का काम शुरू हो गया है और 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी जाके उसका शुभारंभ भी करेंगे। तो 100 बड़े तालाब भी और छोटे तालाब भी गांव गांव में खोदे जा रहे हैं। तो करीब 32,000 तालाब पूरे जो हैं
पूरे प्रदेश में इसमें खोले गए। पिछले ये सिर्फ गांव की बात नहीं, शहरों पर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। इसके लिए भी जल संचय की लगातार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का शासन आदेश जारी है, सभी सरकारी और निजी बिल्डिंग्स में इसको लागू करना। और अभी हो रहा है, लोग धीरे धीरे करके पिकअप करेंगे। जैसे होता है कि लोग शुरू नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको पुश किया जाएगा तो करेंगे। नदियों को सुधारने की भी बहुत बात की जा रही है, तो जिस नाले ना गिरे उसमें वो देखिए, ये तो देखिए गोमती का रिवर फ्रंट का जो है प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा यही है कि पूरे करीब 37 नाले जो थे उनको रोका है, रोक के उसके पानी को नदी में गोमती में नहीं करने देंगे। यही हम लोग बनारस में वरुणा के साथ कर रहे हैं, यही वृंदावन में कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन तो जो भरवारा वो FTP बनाया था आपने, वो पिछली सरकार में जो बना था, कई सरकारों से लगातार काम चल रहा था, वो तो प्रॉपर पूरे उसमें चलता नहीं है। उसमें कुछ कमी आ गई थी बीच में, लेकिन उसमें हमने अधिक पैसा देकर उसको फिर ठीक करा दिया। इसलिए बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, लेकिन उसको फिर ठीक करा दिया, वो चलने लगा। चलिए, तो ये थे मुख्य सचिव आलोक रंजन जी, जो हमें बता रहे थे कि जो काम उत्तर प्रदेश में होने थे वो काम ना सिर्फ हो रहे हैं, बल्कि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में उसका स्थलीय निरीक्षण भी हो रहा है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि काम का ऐलान तो कर दिया जाता था, लेकिन वो काम सिर्फ कागजों में ही रह जाते थे, यथार्थ पर खरे नहीं उतरते थे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो वादा किया है मुख्य सचिव साहब ने कि वो आगामी अक्टूबर नवंबर तक सारे काम करीब करीब पूरे हो जाएंगे, और जो प्रदेश के लोग हैं उनको काफी राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि क्या उसमें क्या यथार्थ रहेगा। एक जो दूसरी सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि अब तक जो नौकरशाही पर ये आरोप लगते रहे कि वो किसी से मिलते नहीं है, एकदम अलग रहते हैं, लेकिन ये पहली बार किया है मुख्य सचिव साहब ने कि लोगों को मिलने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया है, और उसमें पास की कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे बिना पास के अंदर आ सकते हैं और आपसे मिलकर के अपनी समस्या सिर्फ बता ही नहीं सकते हैं, बल्कि यहाँ से उसका समाधान भी हो सकता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये थे मुख्य सचिव आलोक रंजन जी। आप हमें और हमारी टीम के साथ दीजिए इजाजत। हम आपके सामने फिर रूबरू होंगे एक और नए शख्स के साथ में।